वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कासंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप एक्सपेंडिचर वाला डाटा किस तरह ऐड कर सकते हैं। पहले जो तीन डाटा है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन और फैमिली इंफॉर्मेशन, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं उनकी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही फैमिली इंफॉर्मेशन वाला डाटा आपका फिल हो जाए, आपने इसको सेव एंड क्लोज़ करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला एक्सपेंडिचर वाला जो पोर्शन है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने नेम लिखना है, ठीक है। सॉरी, ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नेम का। तो यहाँ पे आपने नेम लिखना है, उस शख्स का नाम लिखना है जो आपके एजुकेशनल एक्सपेंडिचर मंथली जो है अफोर्ड करता है। फ़र्ज़ करें आपका फ़ादर है, तो यहाँ आपने अपने फ़ादर का नाम लिखना है। ठीक है। उसके बाद आगे आ गया रिलेशनशिप, कि जिसका नाम आपने लिखा है वो एप्लीकेंट का क्या लगता है, जो अप्लाई कर रहा है उसका क्या लगता है, तो ये आ जाएगा फादर। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भाई है या जो आपने शुरू में इंटर किया था अर्निंग के हवाले से, आप उसका नाम लिखें यहाँ पे। ठीक है। अगर भाई है या आपका जो ज़रूरी है कि आप वालिद का लिखें। अगर वालिद नहीं है, किसी के फ़ौत हो गए हैं, तो अपने भाई का लिखें या फिर वालदा का, जो भी अर्निंग पर्सन है। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट का इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ BZU। ठीक है। ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपने कंप्लीट नाम लिखना है। उसके बाद आ गया टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट है। ठीक है। पब्लिक है तो आप पब्लिक सेक्टर करेंगे। ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर ही करना है आपने। उसके बाद है क्लास, कौन सा सेमेस्टर है उसका, क्लास या सेमेस्टर आपने यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट है या सेकंड है। उसके बाद है मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, कि उसके महाना का जो तालीम का ख़र्चा है वो कितना है। फ़र्ज़ करें उसका 4,000 है मंथली या 5,000 है, जो भी है आपका मंथली, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद इतना फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे है सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर, कि उसका ज़ाती जो है वो कितना ख़र्चा है। ठीक है। एजुकेशन के हवाले से, जिसमें ट्यूशन फ़ीस आ जाती है। ठीक है। ये वाला जो ख़र्चा है ये जो मंथली है, जिसमें रहाइश वगैरह ये सारा आ जाता है, और ये जिसमें खाना वगैरह भी ये सारा उसमें आ जाएगा। और ये वाला जो है यहाँ पे आपने लिखना है, जिसमें ट्यूशन फ़ीस भी आ जाएगी। उसके बाद लॉजिंग चार्जेस वगैरह सारे जो सेल्फ वो खुद जो ख़र्चा करता है वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एजुकेशनल के हवाले से भी लिख सकते हैं, जो स्टेशनरी बुक्स वगैरह ख़रीदने परचेज़ करने के लिए जो ख़र्चा आता है। ठीक है। तो ये 4,000 से अलग होगा। तो फ़र्ज़ करें आपका ये आ जाता है 5,000 रुपये। ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मंथली जो है आपके घर का जो ख़र्चा है वो लिखना है। अब ये कैसे लिखना है, फ़र्ज़ करें आपका पहला है टेलीफोन का या इंटरनेट का बिल। आपने 6 मंथ का जो बिल है उसको जमा करना है। ठीक है। 6 माह का जो आपका बिल आया उसको जमा करना है। जमा करने के बाद 6 पे डिवाइड कर देना है। तो जो एवरेज आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। फ़र्ज़ करें वो आपका एवरेज आ जाता है 2,000 रुपये। ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखेंगे 2,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने 6 माह का आपको बिल आया है। ठीक है। पहले माह का, दूसरे माह का, तीसरे माह का, पाँचवें, चौथे, छठे, इस तरह 6 माह का बिल आपने जमा करना है अपना। ठीक है। जो लेटेस्ट बिल है 6 माह का बिल जमा करना है, 6 पे डिवाइड कर देना है। जो जवाब आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, वो 1 माह का एवरेज बिल आएगा। ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फ़र्ज़ करें वो आपको आता है तकरीबन 1,500 रुपये, या आपको 2,000, 3,000, ये हर किसी के अपने घर के हिसाब से है। ठीक है। वो आपने एवरेज लिख देना है। उसके बाद है एवरेज बिल ऑफ, ये है गैस का बिल। तो ये 6 मंथ का आपने कैलकुलेशन करके एवरेज निकाल लेनी है। फ़र्ज़ करें ये 500 रुपये आ गया। ठीक है। उसके बाद है वाटर का, तो ये 300 एवरेज आ गया। उसके बाद मोबाइल, ये तकरीबन अगर एवरेज निकालें तो 70 या 80 रुपये आ गया। ठीक है। तो जितना आप लोड, एक माह में आप कितना लोड इस्तेमाल करते हैं, दूसरे माह में, तीसरे माह में, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने एवरेज निकाल लेना है। 6 माह का इकट्ठा करके उसको 6 पे डिवाइड कर देना है। एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन, ठीक है, अगर आपके घर में डेली 100 रुपये या 200 रुपये आपका खर्च होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगा लें 1,200 रुपये
या फिर 1500 या 2000। एवरेज जो है वो 700 रुपये एवरेज लगा रहा हूँ। ठीक है, 700 रुपये वैसे आता नहीं है तकरीबन। अगर सब्ज़ी वगैरह ही अगर ख़रीदी जाए तो फिर 300 या 200 रुपये। तो ये हर किसी के अपने घर के हिसाब से है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से है। उसके बाद हर किसी के अपने खाने पीने के हिसाब से है। तो जो आपका एवरेज है आपने वो लिखना है। उसके बाद है एवरेज फैमिली मेडिकल एक्सपेंडिचर के 6 माह में आपका हर माह का अगर कोई मेडिकल आपका ख़र्चा हुआ है, कोई बीमार हुआ है या कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाया है किसी किस्म का, टोटल जो हर माह का ख़र्चा आता है 6 माह का इकट्ठा करके आपने 6 पे डिवाइड करना है। वो आपका अगर 3000 रुपये आ गया या 2000 या 1500, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आ गया एवरेज फैमिली मिस एक्सपेंडिचर। कोई और आपके इसके अलावा कोई और आपके अखराजात हों, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन के हवाले से है, कोई और रिपेयरिंग के हवाले से कोई एक्सपेंडिचर हो जाता है, ख़र्चा हो जाता है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 1000 रुपये इस तरह। ठीक है, या 500 रुपये कोई एक, सॉरी 1000 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो इस हवाले से जो भी आपका ख़र्चा वगैरह आएगा वो आपने इस तरह कैलकुलेट करके 6 माह का एवरेज निकाल के आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें से आपने देखना है कि आप कहाँ रहते हैं, अपना टाउन हाउस में, विलेज हाउस में, अपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप गांव में रहते हैं तो विलेज हाउस आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद या फिर शहर में तो टाउन कस्बे में रहते हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर कच्चा है, पक्का है, या किस कंडीशन में है, वो पक्का हाउस है तो पक्का सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस कि आपने ज़ाती ख़रीदा है या गवर्नमेंट ने आपको दिया है या फैमिली की तरफ से आपको मिला है या आपने रेंट पे लिया है। ठीक है, अगर रेंट पे लिया है तो रेंट वाला, अगर खुद ज़ाती है आपका तो सेल्फ ओनर, ठीक है, ये सिलेक्ट कर देंगे। गवर्नमेंट ने दिया है तो एम्प्लॉय वाला, अगर फैमिली की तरफ से जिसको कहते हैं ना ख़ानदानी मिला है, ठीक है, वो आप कर देंगे। ठीक है, सेल्फ ओन है तो अपना है तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ बेडरूम, कितने उसके अंदर कमरे हैं, 2 से लेकर 4 तक। टोटल साइज़ जो है वो स्क्वायर में आपने लिख देना है, जैसे कि वो 400 या 4500, 450 स्क्वायर फुट या 4500 स्क्वायर फुट जितना बनेगा। ठीक है, टोटल उसकी जो लंबाई है वो स्क्वायर फुट में, सॉरी लंबाई जो है वो फुट में, और चौड़ाई जो है वो फुट में, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो वो स्क्वायर फुट में आ जाएगी। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई जितनी वो बनेगी फुट में, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर फुट में आ जाएगी। आपने इस तरह स्क्वायर फुट में बना के लिखना है। उसके बाद कवर्ड एरिया, कितना एरिया जो आपका कवर है जिसमें आपकी मकान बने हुए हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फ़र्ज़ करें 4000 या 3500 जो है स्क्वायर फुट वहाँ पे मकान बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर, अगर कोई है तो नहीं, वरना फिर ज़ीरो। उसके बाद नंबर ऑफ़ सर्वेंट, कोई मुलाजम रखा हुआ है, नहीं, ज़ीरो। एड्रेस यहाँ पे अपना आप पूरा जो आपका एड्रेस है वो आ जाएगा। उसके बाद है नेट रीज़नेबल, सॉरी नेट रीयूजेबल इनकम। ठीक है, अब ये खुद ब खुद जो है वो कैलकुलेशन होके यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है वो आ गई है। ठीक है, कि आपकी सैलरी जो थी वो 28,000 रुपये थी, आपका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर 17,670 रुपये। उसके बाद 10,330 रुपये जो आपके पर माउंट जो है वो बच जाते हैं। तो ये इस तरह आपने कंप्लीट करना है, तो ये कैलकुलेशन जो है वो सिस्टम खुद करेगा यहाँ पे। उसके बाद इसके अलावा अगर कोई और घर जो है, फ्लैट या कोई भी और चीज़ जो है वो अगर है आपकी, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर है तो यस लिख दें। ठीक है, उसकी फिर लोकेशन साथ लिखनी है आगे डिटेल में। ठीक है, कि यहाँ पे मौजूद है लोकेशन उसकी और उसका स्क्वायर फुट में, अगर नहीं है तो सिंपल आप नो लिख दें। ठीक है, ये सब कुछ फिल करने के बाद आप सेव एंड क्लोज़ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेव हो गया। तो यहाँ पे आप दोबारा आ जाएंगे स्टार्ट में। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करते जाएं, फिर नेक्स्ट करें। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करें। ठीक है, अब ये देखें एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन जो है ये सब्ज़ हो गया, यानी कि ये फिल हो गया। अब फिर आप इसको नेक्स्ट करें तो आप आ जाएंगे एसेट्स डिटेल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये टिक करना है कि डज द फैमिली
ओवन एनी ट्रांसपोर्ट, क्या आपके ख़ानदान में या आपकी फैमिली के पास ट्रांसपोर्ट है? अगर नहीं है तो सिंपल और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर येस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो फिर नीचे ऑप्शन आएगा कौन सी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसके लिए आपने ऐड मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट टाइप कि आपके पास कार है या बाइक है। अगर बाइक है तो आप बाइक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका इंजन कैपेसिटी लिखना है कि वो 70 सीसी है यानी कि 70 है या 225 सीसी है। जो भी आपके पास बाइक है वो आपने लिखनी है, ठीक है। ये मैंने 70 सीसी लिख दिया यानी कि 70। उसके बाद है क्वांटिटी, कितनी कितनी है आपके पास बाइक? एक। दो हैं तो दो लिखेंगे, अगर एक है तो एक। उसके बाद है करंट मार्केट वैल्यू कि अब जो मौजूदा उसकी कितनी कीमत होगी, ठीक है, तकरीबन 45,000 रुपये, ठीक है, वो आप लिख देंगे। इस तरह आप इसको फिल कर देंगे। अगर बाइक नहीं है तो आप सिंपल नो कर देंगे और ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद है कैटल डिटेल्स, आपके जो मवेशी हैं उनके बारे में मालूमात। अगर आपके पास कोई मवेशी नहीं है तो आप सिंपल नो कर देंगे। अगर मवेशी हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिर इंटर करना होगी। उसके लिए आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा कि कैटल टाइप, किस किस्म के जानवर हैं आपके पास। फ़र्ज़ करें आपके पास हैं को गाय हैं, ठीक है, और कितनी मकदार में हैं? दो हैं। उसके बाद ज़्यादा हैं, जो जितनी है आपने वो लिखनी है और वैल्यू हर चीज़ की आपने करेक्ट लिखनी है। करेक्ट मार्केट वैल्यू उनकी कितनी होगी इस वक्त, उनकी कितनी कीमत होगी? 1,00,000 तकरीबन 80,000, ठीक है, वो आप लिख देंगे। अब इसके अलावा अगर आपके पास बकरियां हैं या भैंसें हैं इनके अलावा, तो आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह आप उनको भी इसी तरह एक और ऑप्शन नीचे आ जाएगा तो उनको आपने इंटर करना। फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ ऐड मोर पे, तो यहाँ पे आपने फिर अगर बकरियां हैं तो वो आप गोट लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है वो लिखेंगे, उनकी कीमत कितनी है। अगर आपने नहीं फिल करना डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ गया कि अदर हाउसेज, और कोई घर है आपका, ठीक है, नहीं है तो ज़ीरो, अगर है तो वन लिख देंगे। आगे उसकी फिर वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि उसकी कीमत कितनी होगी। उसके बाद बिज़नेस अगर कोई है तो फिर आप लिखेंगे कि मैं एक बिज़नेस करता हूँ। आगे आ जाएगा कि उसकी कितनी मार्केट वैल्यू है वो लिखेंगे। तो अगर नहीं है तो सिंपल ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो। उसके बाद है एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपकी कोई ज़मीन है, फ़र्ज़ करें 1 एकड़ है, तो आप लिख देंगे। आगे आ गया करंट मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 20 लाख या फिर 18 लाख, जितना भी उसकी वैल्यू है वो आप लिख देंगे। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो आप सिंपल यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद बैंक बैलेंस, अकाउंट अगर आपका है तो एक अकाउंट है वो आप लिख दें। उसके बाद उसमें कितना मौजूदा बैलेंस है, 20,000 या 30,000 अगर है तो वो लिख दें, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें, ज़ीरो कर दें, ठीक है। उसके बाद आगे है स्टॉक या प्राइस बॉन्ड, आपने कोई प्राइस बॉन्ड लिए हैं, ठीक है, और कितनी मिकदार के लिए हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। टोटल कितने हैं आपके पास प्राइस बॉन्ड और उन टोटल की कितनी कीमत है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप ज़ीरो ज़ीरो कर देंगे। फ़र्ज़ करें प्राइस बॉन्ड 200 का प्राइस बॉन्ड होता है। उसके बाद जो है 100 रुपये का प्राइस बॉन्ड होता है, 1500 का, 3000 का, ठीक है, 750 का, 15,000 का। अगर किसी के पास हों तो वो यहाँ पे लिखेगा कितने हैं मेरे पास प्राइस बॉन्ड। फ़र्ज़ करें 10 प्राइस बॉन्ड हैं और 10 की जो मालियत बनेगी, कीमत बनेगी, वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है प्लॉट्स, अगर आपके पास कोई प्लॉट्स है, अगर आपने कोई प्लॉट लिया है तो ठीक है, वरना ज़ीरो, नहीं लिया तो ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो। अगर लिया है तो यहाँ पे वन लिखेंगे जितने हैं और साथ उनकी कीमत लिखेंगे टोटल। उसके बाद है एनी अदर एसेट्स, इसके अलावा और कोई असासा है आपका तो वो लिखेंगे, वरना फिर ज़ीरो, ठीक है। इस तरह ये फिल हो गया। उसके बाद आ गया डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑन लीज, यहाँ पे आपने लिखना है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने कर्ज़े पे ली हो, ठीक है, कोई ऐसा आपका असासा जो आपने कर्ज़े पे लिया हो तो आपने वो यहाँ पे लिखना है कि कर्ज़ा लेके आपने वो चीज़ खरीदी हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखनी है। अगर नहीं है तो आप सिंपल ज़ीरो कर दें, अगर कोई है तो वो आप यहाँ पे लिख दें या फिर आप सादा नील यहाँ पे लिख दें, ठीक है। लिखने के बाद आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा फिर बैक जाएंगे और दोबारा फिर आप नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, आप देखें एक्सपेंडिचर वाला भी पोर्शन हो गया।
उसके बाद एसेट्स वाला भी पोर्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे अदर्स वाला, ठीक है। अब ये आ गया अदर्स डिटेल्स वाला, ठीक है। पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने इंटर करनी है एडमिशन डिटेल, ठीक है। एडमिशन डिटेल यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है या करंट सेमेस्टर है या एडमिशन फ़ीस जो है वो आपने कैसे पे की, ठीक है। कि आपने कैसे अपने वो चार्जेस जो हैं सेमेस्टर के वो कैसे पे किए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माई फादर पेड माई एडमिशन फ़ीस, ठीक है। यहाँ पे आप इतनी सिंपल ये लाइन लिख दें, या आप लिख दें कि माई फादर हैव अ जॉब सो माई फादर पे माई एडमिशन फ़ी, ठीक है। उसके बाद आगे है हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। इनकी पॉलिसी में है कि कोई भी ऐसा जो स्टूडेंट जो पहले कोई स्कॉलरशिप ले रहा है तो वो ये नहीं ले सकता, तो आप नो पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप का मकसद क्या है स्कॉलरशिप लेने का, कि आप स्कॉलरशिप जो ले रहे हैं उसकी वजाहत करें कि किस लिए आप ले रहे हैं, क्यों आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि माई फैमिली इनकम इज़ बिलो 45,000 एंड माई फैमिली एक्सपेंडिचर एंड माई एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इज़ वेरी हाई, so my family cannot afford my educational expenditure, so that's why I need scholarship to continue my study, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आप इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे घर के अखराजात ज़्यादा हैं, मेरे वालिद सिर्फ कमाने वाले हैं, तो मेरी जो तालीम का अखराजात हैं वो मेरे अकेला वालिद जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे ज़रूरत है स्कॉलरशिप के लिए, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद है तो आप साथ ये भी लाइन लाजमी लिखना कि मैं आला तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं कुछ जो है ना वो पढ़ के घर वालों के लिए कुछ बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई एक छोटी स्टेटमेंट बना के लिख देनी है जस्ट आपने। तो ये 50 कम अज़ कम जो है वो 50 करैक्टर की होनी चाहिए। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, तो जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद आ जाएगा ये कम अज़ कम 50 करैक्टर्स की होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी डिटेल आपने लिख लेनी है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल, ठीक है। आप देखें यहाँ पे 50 से कम है तो यहाँ पे एरर आ गया कि 50 होने चाहिए। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट डिटेल, कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिली, कि आपको कैसे पता चला कि एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है आपने अप्लाई करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, न्यूज़पेपर से मिली या रेडियो से मिली या यूनिवर्सिटी से, या कोई बैनर आपने पढ़ा देखा या ब्रोचर या फ्रेंड, ठीक है। अगर किसी फ्रेंड ने बताया तो आप सिंपल बता दें कि फ्रेंड लिख दें, या रिलेटिव जो जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कोई एक सिलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद अंडरटेकिंग, इसको आपने चेक कर देना है कि मैंने ये सारा कुछ अपने नॉलेज के मुताबिक सही लिखा है और मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसको आपने चेक कर देना, चेक करने के बाद आप सेव एंड क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका डाटा सेव हो गया। तो अब देखें यहाँ पे एप्लीकेशन सेव होगी, अभी सबमिट नहीं हुई। अब सेव करने का मतलब ये होता है कि आप इसको कोई भी लास्ट डेट तक कोई इसके अंदर चीज़ आपसे गलत इंटर हो गई है तो आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपने इसको सबमिट कर दिया तो आप इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 30 अक्टूबर तक आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। आप इसको चेक करते रहें, अगर कोई चेंजिंग है, कोई चीज़ मिस्टेक है तो आप इसको ठीक कर लें, अगर नहीं है तो फिर 30 अक्टूबर के करीब आके आप इसको सबमिट कर देना। तो ये थी वीडियो, तो कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बता दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म का तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।